मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी यही उम्मीद थी आपसे। आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। दिल चाहता है सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं। तुम्हारी आंखों में आज भी वही चमक है जिसने मुझे तुम्हारी पहली बार खींच लिया था। और देखो, हमारी लव मैरिज मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला थी। तुमने मेरी दुनिया बदल दी। वो मुझे खुश रखता है। उसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बीवी को यहाँ बुलाकर। मुझे क्या पता था कि वो एक अराबी से शादी कर बैठेगी। दोस्तों, ये कहानी है भारत के उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम विनोद था। विनोद 8-9 साल से लगातार दुबई में बतौर इलेक्ट्रिशियन एक कंपनी में काम करता था। वह बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक था। पूरी कंपनी में विनोद ही इलेक्ट्रिशियन का मेन मैकेनिक था और कंपनी के लिए बहुत ही वफादार आदमी था। काम करते करते इसी बीच दुबई में रहते हुए उसको 9 साल हो गए थे। उसकी उम्र 28 साल हो गई थी। विनोद बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। अब सोचने लगा कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, अब तो शादी कर लेनी चाहिए। तो जब वह घर आया तो उसके माँ बाप ने उसकी 20 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम शालू था, उससे उसकी शादी कर दी। दोस्तों, शादी के बाद विनोद और शालू बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 3 महीने यूं ही बीत गए और उसकी छुट्टी खत्म हो गई। उसके बाद वह अपनी पत्नी शालू को भारत छोड़कर दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद उसका और शालू का एक दूसरे के बिन बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अब शालू जब भी उसे फोन करती तो बस यही कहती कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, छोड़कर वापस आ जाओ। लेकिन उधर से विनोद कहता कि अभी तो मुझे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी तो छुट्टी मिलते मुझे 2 साल बाद मिलेगी। लेकिन जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? शालू ने फोन पर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी करो, तुम मेरे पास वापस आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, फिर वह एक दिन शाम के वक्त बैठा सोचने लगा कि यार, बात तो सही है, मेरी उम्र आधी हो गई, अभी तो मैंने शादी की है और ऐसे पैसों का मैं क्या करूंगा जब अपनी पत्नी को ही समय नहीं दे पाऊं। वैसे वह कंपनी का मेन आदमी था, इसलिए कंपनी के किसी भी आदमी से या मालिक से वह बेधड़क बात कर लिया करता था। यह बात सोचकर उसने अपने कंपनी मैनेजर से कहा, मैं अब घर जाना चाहता हूं, मेरा हिसाब कर दीजिए। दोस्तों, क्योंकि वह 9 साल से काम कर रहा था, उसके फंड वगैरह भी कटे थे। 1.5-2 लाख रुपए उसके बचे थे। इस हिसाब से उसने सोचा यह पैसे आसानी से मिल जाएंगे और मैं अपने घर जाऊंगा, वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता इतना आसान नहीं था। अब देखो, विनोद ने जब अपने मैनेजर से कहा कि मैं अब यह काम छोड़ना चाहता हूं, पहले तो मैनेजर ने विनोद को बहुत समझाया और उसके बाद मैनेजर ने कंपनी के मालिक से बात की और बताया कि शेख साहब, यह बंदा विनोद, इसकी अब शादी हो चुकी है और वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पा रहा है। अब वह अपने घर जाना चाहता है, लेकिन कंपनी मालिक कहते हैं कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी आदमी है। वह एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर यह चला गया तो हमारा काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर मालिक ने कहा कि इसे किसी भी हाल में रखना पड़ेगा। एक काम करो, इसकी पत्नी को यहां बुला लो ताकि वह दोनों साथ रहें और काम भी चलता रहे। लेकिन मैनेजर ने कहा कि यह आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। जो आदमी बड़ा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर हो, जिसकी तनख्वाह कम से कम 4 से 5 लाख महीना हो, तभी वह अपनी पत्नी को यहाँ ला सकता है। और विनोद तो बस एक इलेक्ट्रिशियन है जिसकी कमाई इतनी नहीं, इसलिए उसकी पत्नी को बुलाना संभव नहीं होगा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी एक आदमी की वजह से सरकार की तरफ से कोई दिक्कत उठानी पड़े। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक रास्ता उनके पास था। वे लोग किसी न किसी तरह विनोद की पत्नी का पासपोर्ट बनवाकर वीजा बनवा देते हैं और उसके बाद फिर विनोद की पत्नी को आने की परमिशन मिल जाती है। शालू का भी पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसके बाद विनोद शालू को दुबई लाने के लिए इंडिया आ गया। दोस्तों, शालू को दुबई जाने का मौका मिल रहा था, इसलिए वह तो बहुत खुश थी और खुशी खुशी दुबई पहुंची। वहां पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लैट का इंतजाम किया गया। उसके बाद 2-3 दिनों में ही सारा इंतजाम हो गया और विनोद
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है और आपने जितनी मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजगोपाल ने कहा, भाई धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टी वगैरह भी करनी पड़ेगी तुमको। तो विनोद ने कहा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन आप कहें उस दिन मैं आपको पार्टी दे दूंगा। राजगोपाल ने कहा, भाई बाहर की पार्टी मुझे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी पत्नी को देखेंगे, तुम्हारी पत्नी के हाथों का बना खाना खाएंगे। अब दोस्तों, जब विनोद ने यह बात सुनी तो डर गया, क्योंकि उसने सुना था कि कोई भी अपनी पत्नी लेकर वहां पर गया तो उसको वहां के शेख वगैरह हड़प लेते हैं, उनके साथ बहुत गलत काम होता है। तो वह भी घर आ गया और बोला, सर घर पर क्या आएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे दूंगा, जहां भी आप कहें। तो उसने बोला, मियाँ नहीं, हम घर पर ही आएंगे, और तुम बाहर क्या पार्टी दोगे, बाहर तो हम रोज ही खाते हैं। अब दोस्तों उसने कहा, ठीक है सर, किस दिन आएंगे। तो राजगोपाल अय्यर ने कहा, शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन आएंगे। और सुनो, जो हमारी कंपनी के मालिक शेख साहब हैं वो भी आएंगे। दोस्तों शुक्रवार का दिन आया। सुबह से ही विनोद और उसकी पत्नी शालू उनके आतिथ्य में लगे थे। कई तरह का उन्होंने खाना बनाया और उसके बाद शाम को 8 बजे राजगोपाल अय्यर और उसके साथ 2 लोग, एक कंपनी मालिक, उसके फ्लैट पर आए और आकर हाल में बैठ गए। अब दोस्तों खाने पीने का इंतजाम तो था ही, उनके सामने एक एक कर खाना आने लगा। उन्होंने खाना पीना खाया और बात करते करते रात के 11 बज गए। फिर राजगोपाल अय्यर ने कहा, भाई विनोद, तुमने तो यार अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं दिखाया। तो उसने कहा, सर क्या देखेंगे, गांव देहात का कल्चर है, उसे शर्म आती है, घूंघट में रहती है। दोस्तों वह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था कि ये लोग उसका चेहरा ना देखें, लेकिन जो राजगोपाल था वह जिद पर आ गया और कहा, नहीं भाई, ऐसे थोड़े ही चलेगा, मुंह तो हम देख कर ही जाएंगे। अब दोस्तों क्योंकि वह मैनेजर था और कंपनी मालिक भी वहीं था, दोनों बड़े लोग थे, तो वह हार मान गया और शालू से कहा, चलो ये लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे। उसके बाद शालू उनके सामने आई और उनके सामने खड़ी हो गई। जब मैनेजर और शेख ने देखा तो देखते ही रह गए और कहा, विनोद तुम्हारी तो बहुत खूबसूरत पत्नी है यार, काश हमारे शेख साहब और मुझे भी मिल जाती। जब यह बात शालू सुनती है तो शर्माती है। उसके बाद शालू अंदर जाने लगी तो शेख साहब ने कहा, अरे जरा रुको तो सही, कहाँ जा रही हो। शेख अपनी जेब से सोने की चेन निकालकर शालू को देने लगा। तो विनोद ने कहा, अरे शेख साहब रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है। मैनेजर ने कहा, नहीं भाई, मुंह दिखाए हैं। उसके बाद मैनेजर ने भी जबरदस्ती शालू का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी रख दी। उसके बाद वह घर में चली गई। फिर ये लोग रात के 12 बजे उसके घर से निकल गए और अपने अपने फ्लैट पर चले गए। विनोद और शालू ने खाना पीना खाया। उसके बाद शालू ने गुस्से में कहा, आज से इनको अपने घर पर मत बुलाना, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगते, और जो मेरे साथ इस तरीके से किया मुझे बहुत डर लगा। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा मत करना। विनोद ने कहा, अरे यार, कहाँ ये लोग रोज रोज थोड़े ही आने वाले हैं। शालू ने कहा, डर की बात तो है ही, हम लोग अनजान देश में हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर वह कहता है, चलो राजगोपाल अय्यर तो अपने ही देश के हैं, हमारे साथ कुछ बुरा कर नहीं सकते। लेकिन फिर अगले दिन विनोद जब काम पर गया तो शेख साहब खुद विनोद से मिला और कहने लगा, हाँ भाई विनोद, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी दमदार थी यार, और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। थोड़ी देर बाद राजगोपाल ने कहा, अब हर शुक्रवार को तुम्हारे ही घर खाना खाएंगे। ये बोल दिया दोस्तों। जब शेख ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत शानदार है, बहुत प्यारी है, तो विनोद ने तो थैंक यू कहकर बात खत्म कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगा। पर वह कुछ कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि विरोध करने का मतलब मुसीबत को बुलावा देना था। अब दोस्तों शुक्रवार का दिन फिर आया। राजगोपाल ने दोपहर में ही फोन कर दिया, भाई आज क्या खास बना रहे हो। तो विनोद थोड़ा घबरा गया, लेकिन हाँ हाँ करता रहा। अब दोस्तों रविवार का दिन आया था। मैनेजर राजगोपाल ने विनोद को एक दूर की साइट पर काम के लिए भेज दिया और इस बार उसे बताकर भी नहीं भेजा गया। डोरबेल बजाई तो शालू ने दरवाजा खोला। सामने राजगोपाल को देखकर वह चौंक गई और थोड़ी घबरा भी गई। वह बोली, सर विनोद तो घर पर नहीं है। वह मुस्कुराकर बोला, हाँ मुझे पता है, वह साइट पर गया है, लेकिन तुम तो यहाँ हो, क्या अंदर नहीं बुलाओगी। शालू समझ गई कि यह आदमी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। डर के मारे वह कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि वह जानती थी कि यह बड़ा आदमी है और अगर उसने उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो विनोद के लिए आफत खड़ी हो सकती है। इसीलिए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह अंदर चली गई। दोस्तों पीछे पीछे राजगोपाल अय्यर भी अंदर चला गया और एक सोफे पर चुपचाप बैठ गया।
थोड़ी देर बैठा रहा और शालू कमरे में ही रही। अब राजगोपाल का सब्र टूट गया और वह कमरे के भीतर पहुंच गया और शालू के साथ छेड़खानी करने लगा। शालू कोई जवाब नहीं दे पाई, कोई विरोध भी नहीं कर पाई। उसने मैनेजर को बड़े समझदारी से बहला दिया और उसे बाहर सोफे पर बैठा दिया। शालू पहले से ही सहमी हुई थी। वह घबराकर एक कमरे में चली गई और तुरंत विनोद को फोन लगाया। वह बोली, वह जो आदमी है वह जबरदस्ती घर में घुस आया है। विनोद घबरा गया और पूछा, क्या? वह अंदर कैसे पहुंच गया? शालू ने कहा, कुछ समझ नहीं आया, बस जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। विनोद बोला, मैं तो बहुत दूर हूं, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? शालू ने कहा, नहीं, कुछ कहा नहीं, पर डर लग रहा है। ठीक है, कोशिश करता हूं जल्दी पहुंचने की। फोन कट गया। थोड़ी देर बाद वह फिर अंदर गया और शालू के साथ फिर से छेड़छाड़ करने लगा। इस बार वह बहुत खतरनाक लग रहा था। शालू पूरी तरह घबरा गई। उसने राजगोपाल को जोर से थप्पड़ मार दिया। राजगोपाल इतना ताकतवर था कि शालू कुछ ज्यादा कर नहीं पाई। अचानक वह क्या हुआ? उसने शालू के सामने हाथ जोड़ लिए और बाहर आकर बैठकर रोने लगा। शालू बहुत हैरान और डरी हुई थी। लगभग 1 घंटे बाद वह बाहर आई तो देखती है कि राजगोपाल सोफे पर बैठकर रो रहा है। वह हैरान रह गई, इतना बड़ा आदमी और इस तरह रो रहा है। पर वह कुछ पूछ नहीं पाई क्योंकि अंदर ही अंदर वह कांप रही थी। करीब 2 घंटे वह आदमी वैसे ही गुमसुम बैठा रहा। इतने में विनोद भी घर पहुंच गया। बेल बजाई, पर शालू ने दरवाजा खोलने से पहले राजगोपाल से पूछा, सर, आपको क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोला। शालू ने दरवाजा खोला। विनोद घर के अंदर आया। शालू ने सोचा कि अगर विनोद को सब कुछ सच बता दूं तो वह क्या सोचेगा, इसलिए बड़ी चालाकी से उसने कहा, ये साहब जब से आए हैं ऐसे ही बैठे रो रहे हैं। विनोद घबराकर पूछता है, सर, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? और वह जोर से रोने लगा। विनोद उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा, सर, क्या कोई तकलीफ है? आखिर घर आकर यूं रोने की वजह क्या है? तब उसने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी बात खोली। वह बोला, विनोद, मेरी भी कभी एक पत्नी थी, बिल्कुल तुम्हारी शालू की तरह, बहुत प्यार करने वाली। लेकिन मैं पैसों के पीछे भागते भागते उसे खो बैठा। वह बार बार फोन करती रहती थी, कहती रहती थी कि घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। पर मैं हमेशा कहता रहा, अभी बिजनेस, अभी मीटिंग, अभी समय नहीं है। उसकी आवाज भर्रा उठी। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। अब मेरे पास करोड़ों हैं, बंगला है, गाड़ी है, पर वह नहीं है। और अब तो दिल का हाल बिल्कुल खराब है। विनोद कुछ कह नहीं पाया। फिर राजगोपाल कहता है, मैं शालू को अपनी पत्नी समझकर इतना ही कहा था कि शालू बोल पड़ी, सर, आप तो जब से आए हैं ऐसे ही सोफे पर बैठकर रो रहे हैं। मेरे पूछने पर भी आप कुछ नहीं बोलते। आपके रोने को देखकर मैं चाय पानी करना भी भूल गई। क्या आपकी निगाह में कोई लड़की नहीं है? आप भी शादी कर लीजिए, कोई तो मिलेगा जो आपके जैसे टूटे हुए इंसान के साथ जीवन बिताने को तैयार हो। विनोद यह सब सुनकर हैरान रह गया, लेकिन शालू ने ऐसे अंदाज में कहा कि विनोद को थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ था। शालू बेहाल सोचने लगी। शायद उसे अपनी पत्नी की याद आ गई होगी और हो सकता है उसकी पत्नी बिल्कुल मेरी जैसी हो, मेरी शक्ल से उसकी शक्ल मिलती हो। विनोद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सर, आपकी उम्र अब करीब 50 के पार है। आजकल कौन लड़की ऐसे व्यक्ति से शादी करती है? विनोद, 1 मिनट अंदर आओ, मेरी बात सुनो। आप तो जानते हैं मेरी एक तलाकशुदा बहन है, उसकी उम्र 40 साल है, वह अनपढ़ है। अगर आप चाहें तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। विनोद मान गया और फिर दोनों बाहर आकर राजगोपाल से इस बारे में बात करते हैं। राजगोपाल अय्यर की आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है, कैसी भी हो, बस एक अच्छी लड़की हो जो मेरा साथ निभा सके। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप भी अब नहीं रहे, रिश्तेदार सब मतलब निकाल चुके हैं, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। शालू सहलाकर कहती है, ठीक है, मैं बात करूंगी। राजगोपाल ने शालू के साथ जो किया था वह सब वह भूल गई और उसी शाम वह अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी बहन डोली से भी बात करती है। फिर कुछ ही दिनों में राजगोपाल, विनोद और शालू के बीच कई बार मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि राजगोपाल वाकई में एक अच्छा इंसान है। फिर तय हुआ कि डोली और राजगोपाल की शादी करवाई जाए। राजगोपाल पेशे से इंजीनियर था और कंपनी का मैनेजर भी, उसके पास असली डिग्री थी। फिर वह डोली का पासपोर्ट बनवाता है और उसे दुबई बुलाता है
और उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं।